तो विजन आईएएस का जो 24 जनवरी 2023 डेली करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली न्यूज़ जो आ रही है वो है सर्न जो है, इसने ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप में, ठीक है, फॉर द न्यूक्लियर रिसर्च। इन्होंने क्या किया है, LHC जो रनिंग पीरियड है उसको शॉर्ट किया है, ठीक है। जो रनिंग पीरियड है उसको शॉर्ट किया है, ठीक है। तो देखो पहले सर्न क्या है। सर्न जो है एक इंस्टीट्यूशन है, जेनेवा बेस्ड पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी है ये, ठीक है। एक लैब है, एंड ये आपका जो है पार्टिकल एक्सीलरेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, ठीक है, दैट इनेबल रिसर्च एट फोरफ्रंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, एंड इट हैज़ 23 मेंबर स्टेट्स। इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है, ठीक है, एंड जापान, US वगैरह इसके ऑब्जर्वर स्टेटस है। बट हमें ये याद रखना है कि यस, इंडिया इसके एसोसिएट मेंबर है एंड 23 मेंबर स्टेट्स हैं। नाउ this LHC Large Hadron Collider, 7 मेगा साइंस प्रोजेक्ट्स हैं, 7 मेगा साइंस प्रोजेक्ट्स हैं जिसका इंडिया पार्ट है, ठीक है। तो उसमें से LHC इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। अदर्स जैसे कि एक वो है साइंस, जस्ट अ मिनट, अदर जैसे कि न्यूट्रिनो बेस्ड, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है एक, ठीक है, एंड और एक एंटी प्रोटॉन एंड आयन रिसर्च फेयर करके एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उसका भी इंडिया पार्ट है, ओके। एंड देयर आर अदर लाइक स्क्वायर किलोमीटर एरे, ठीक है, और भी हैं जिनका इंडिया पार्ट है, ठीक है। 30 मीटर टेलीस्कोप है, और इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है, ठीक है, ITER, एंड लेज़र इंटरफेरोमीटर, लीगो, हाँ यस, लीगो है एक, उसका भी पार्ट है इंडिया। एंड एक और है जो कि है मुझे याद नहीं आ रहा। तो कुछ 7 मेगा साइंस प्रोजेक्ट्स है, उसमें LHC जो है इट इज़ वन ऑफ देम। तो दिस इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, ठीक है। तो हम उसके बारे में तो हम LHC देख रहे थे। LHC क्या है, देखो LHC का मतलब है लार्ज हैड्रन कोलाइडर। तो इसमें क्या होता है कि ना, ये एक एक फिज़िक्स का आप एक्सपेरिमेंट है जिसमें जो आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, दे आर अलाउड टू कोलाइड एट वेरी हाई स्पीड, ठीक है, काफ़ी हाई स्पीड में उसमें कोलाइड किया जाता है, ठीक है, एंड फिर रिजल्ट्स ऑब्जर्व किए जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से देखते हैं हम, ये आपका 2008 में स्टार्ट हुआ था। वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सीलरेटर है, ठीक है। ये क्या करता है, जो प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, उनको नियर स्पीड ऑफ लाइट पे पुश करता है, कोलाइड करवाता है, ठीक है। इसमें क्या है, 27 किलोमीटर रिंग है ऑफ सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, ठीक है, विद सेवरल एक्सीलरेटिंग स्ट्रक्चर्स टू बूस्ट द एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो मैंने बोला ना कि कोलाइड करवाते हैं इसमें पार्टिकल्स को, एंड ठीक है, एंड द रिजल्ट्स आर ऑब्जर्व्ड अकॉर्डिंगली। सो आपकी जो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, जब भी आपके पार्टिकल्स, तो उस एनर्जी को डायरेक्शंस कहाँ पे मूव कर रहा है, वेलोसिटी क्या है इन पार्टिकल्स की, एट 4 पार्टिकल डिटेक्टर्स, ठीक है, एटलस, CMS, LS एंड LHCb, ठीक है। ये आपको इतने रिमेंबर नहीं करने कि एटलस, CMS एंड ऑल, ये कुछ ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि LHC क्या है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मेगा साइंस प्रोजेक्ट्स, ठीक है। नाउ पर्पस क्या है, पर्पस है टू फाइंड आंसर्स टू ओपन क्वेश्चंस लेफ्ट इन द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स जो सबसे लास्ट में आई थिंक 1940s में एक्सपेरिमेंट हुआ था, एंड उसमें सच एज ऑरिजिन ऑफ मास, एविडेंसेस ऑफ सुपर सिमेट्री, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। तो उस जो एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ें हम पता नहीं कर पाए थे, उसको जानने के लिए यही एक हमारा मेन पर्पस है कि उस एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ें पता नहीं कर पाए थे, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में हमें कुछ
पार्टिकल्स के बारे में पता चला कि जो प्रोटॉन्स है उनसे भी छोटे छोटे और भी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हमें पता चला था। तो वही और भी चीज़ें जो जानने के लिए ये हम जो है प्रोजेक्ट कर रहे हैं। नाउ द CERN हैज़ प्रपोज टू डेवलप अ फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर, अ सक्सेसर टू करंट LHC, ठीक है। FCC जो एक फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर बनाया जाएगा, इट वुड बी अ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ हायर परफॉर्मेंस पार्टिकल कोलाइडर, ठीक है। एंड प्लान टू हैव, इसमें 100 किलोमीटर का सर्कमफ्रेंस होगा, यहाँ 27 है, यहाँ पे 100 होगा। एंड इतना टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ कॉलर्स, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट येस ये उससे ज़्यादा जो है उसका सक्सेसर होगा, तो उससे भी ज़्यादा ये बड़ा होगा, ठीक है। एंड इसमें हमने ये देख लिया, ठीक है। एंड या तो ये जो CERN है, CERN ने सबसे पहले जो गॉड पार्टिकल, जिसका हम गॉड पार्टिकल बोलते हैं, जो हिग्स बोसॉन है, हिग्स बोसॉन ऐसा पार्टिकल होता है जो कि हर एक चीज़ को मास देता है। कोई भी चीज़ है उसको जो मास दिया जाता है बाय दिस पार्टिकल ओनली, ठीक है। तो हिग्स बोसॉन और गॉड पार्टिकल, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में अगर मास है तो वो इसी पार्टिकल की वजह से है, और इसी को डिटेक्ट करने वाले, डिस्कवर करने वाले कि ये ऐसा पार्टिकल होता है, वो CERN लेबोरेटरी है, ठीक है। एंड फॉर्स कैरिंग ग्रांटिंग अदर पार्टिकल्स इट्स मास, ठीक है। तो ये न्यूज़ तो हमारी हो गई। नाउ वी कम टू अनदर न्यूज़ विच इज़ नेशनल एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये जो हमारी 2021 में फॉर्म हुई थी, आई थिंक यस 2021 में ही हुई थी। इट एक्वायर्स फर्स्ट स्ट्रेस्ड एसेट, तो इसने ना पहला स्ट्रेस्ड एसेट खरीद लिया है। देखो एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी है, एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी और बैड बैंक होते क्या है ये? देखो जो बैंक्स होते हैं, ठीक है, बैंक से कंपनीज या जो भी लोग हैं, ठीक है, लोन लेते हैं, बोरोवर लोन लेता है। अगर वो लोन की रीपेमेंट नहीं करता है विद इन स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है, विच इज़ लाइक 90 डेज 3 मंथ्स, तो उसे हम NPA कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। एंड उसमें भी बहुत डिफरेंट कैटेगरी होती है, ठीक है। तो पहले 30 डेज़ में कैसे कैटेगराइज करेंगे, देन 60 डेज एंड देन 3 मंथ्स। तो मेनली जो NPAs हम कंसिडर करते हैं वो 90 डेज से कंसिडर करते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं, ठीक है, उसमें और फर्दर कैटेगरी होती है कि वो 1 ईयर तक NPA रहेगा तो क्या बन जाएगा, फिर और 1 ईयर तक वो लॉस एसेट कहलाएगा। तो इस तरीके से होता है। बट NPA जो होता है वो 3 मंथ्स तक अगर किसी ने आपको पेमेंट नहीं की है, जो उनकी जो भी मंथली इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वटेवर, तो वो अगर इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की हैं 3 मंथ्स तक, एंड दे द बैंक्स जो हैं वो उनसे रेगुलर टच में भी रहते हैं, बोरोवर को रिमाइंड भी कराते रहते हैं आफ्टर 30 डेज एंड ऑल एज पर द प्रोसेस, ठीक है। लेकिन अगर वो NPA कन्वर्ट हो गया है तो फिर उसमें जो है लिक्विडेशन से रिलेटेड क्या एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है बैड बैंक जो है वो बनाया गया। तो ये जो बैड बैंक है वो एक सरफाइसी एक्ट है, ठीक है, सरफाइसी एक्ट ऑफ 2002 सॉरी। तो ये सरफाइसी एक्ट जो है उसके तहत ये रजिस्टर है विद द RBI एज एन ARC अंडर दिस एक्ट। एंड ये जो है आपके कंपनीज एक्ट में बनाया गया था। पब्लिक सेक्टर बैंक्स इसमें मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। तो ये जो बैड बैंक है ये बनाया गया है। ये बैड बैंक करता क्या है, मतलब हमने NPAs की बात तो कर ली, बट ये बैड बैंक क्या करता है? बैड बैंक क्या करता है, देखो ये ARC है विच इज़ द बैड बैंक। ये हमारा लैंडिंग बैंक है जिसने पैसे दिए थे बोरोवर को, ये है हमारा बोरोवर। तो बैड बैंक जो है देखो इसमें क्या होता है कि एक 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो सरफाइसी एक्ट जिसमें डायरेक्टली लिक्विडेशन वगैरह हो जाता है, ठीक है, और दूसरा है IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसमें अलग प्रोसेस है, वो हम इकॉनमी में पढ़ेंगे। तो IBC वाले में तो क्या होता है कि विद द बोरोवर जो बातें की जाती हैं उससे क्या कहते हैं मीटिंग्स वगैरह होती हैं, एंड उसमें आप उनको एक प्लान देते हो कि ये प्लान फॉलो करो, एंड उस तरीके से अगर बात मानी जाती है, अगर सब कुछ सॉल्व हो जाता है, तब तो लिक्विडेशन नहीं होता, ठीक है।
लेकिन अगर आपका ऐसी नौबत आ गई है कि लिक्विडेशन होगा, तो उस केस में ARC जो है वो आपका वर्क जो है आपका इसमें आएगा पॉइंट में। तो ARC क्या करता है, ARC देखो लेंडिंग बैंक है, ये बोरोवर है, तो जो बोरोवर की जो रिकवरी, जो भी अपने पैसे बैंक से जो इसने पैसे लिया था उसकी रिकवरी करने के लिए सेल लीज कर सकते हैं, सेटलमेंट्स मैनेजमेंट टेक ओवर हो सकता है कि जो कंपनी है उसका मैनेजमेंट टेक ओवर हो गया, रीस्ट्रक्चरिंग और सिक्योरिटी एनफोर्समेंट, ठीक है। तो मेनली क्या है कि आपकी जो सेटलमेंट्स हो गई, मैनेजमेंट टेक ओवर हो गया, उसकी जो कोई प्रॉपर्टी है कुछ वो है, ठीक है, तो उसको सेल करना, लीज करना, इस तरीके से रिकवरी करना, ठीक है। तो इसमें दो मेथड्स होते हैं, जो दो चीज़ें होती है कि देखो ये क्या करता है, ये बैंक जो है ARC को बोलेगा कि तुम मैनेजमेंट फ़ीस ले लो, ठीक है। जो बैंक की सरदर्दी है कि उसको जाके बायर ढूंढने पड़ेंगे कि अब इस बोरोवर का सामान मैं कहाँ पे बेचूं, वो सरदर्दी ख़त्म हो जाएगी और वो एक ARC कंपनी जो है वो सारे बैंक्स की सरदर्दी ले सकता है, ठीक है, बाय टेकिंग सम फीस, ठीक है। तो इसने कुछ फ़ीस ली एंड ये हमारा है, दिस इज़ दी क्वालिफाइड बायर। क्वालिफाइड बायर जो इसकी प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ARC इस क्वालिफाइड बायर को ढूंढ के लाएगा, ठीक है। ये इसको जो है ऑफ़र करेगा सिक्योरिटी रिसिप्ट्स, ठीक है, सिक्योरिटी रिसिप्ट ऑफ़र करता है। तो जो भी अमाउंट है, जो भी रिकवर होनी है, फॉर एग्जांपल अगर 1 करोड़ जो लेंड किए गए थे, लेकिन मान लो रिकवरी में 70 लाख ही आ पा रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो 70 लाख में से 85% जो है पैसा जो है वो ARC जो है एज इन टर्म्स ऑफ, अगर कोई बायर हमारे पास मिल जाता है जो कि ख़रीदने के लिए मान गया है कि हम इतने में लेंगे, तो उतने उसकी एक सिक्योरिटी रिसिप्ट जारी हो जाएगी, ठीक है, और ये इसको पैसा दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो बोरोवर है उसका जो भी टेक ओवर ये ख़रीद रहा है, ताकि ये जो है ये इसको सिक्योरिटी रिसिप्ट, ARC इसको सिक्योरिटी रिसिप्ट देगा और ये फर्दर जो के जाके 15% तो अपफ्रंट पेमेंट बैंक को करते हैं और रेस्ट जो है सिक्योरिटी रिसिप्ट्स के थ्रू करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है कि जो बैंक की सरदर्दी है, डायरेक्टली जाके जो है आपके बायर ढूंढना, कोई और बायर मिल जाए जो हमारे जो जिसने बोरो किया था उसका लैंड, जो भी प्रॉपर्टी या जो भी इस मशीन्स हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो सब लेने के लिए रेडी हो जाए, मान जाए। तो ये सरदर्दी बैंक की ख़त्म करने के लिए एक ARC बनाया गया, ओके। तो NARLC जो है, NARCL सॉरी, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये एक ARC की तरह काम करती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ NARCL ही ARC है, और भी ARCs हैं, ठीक है। तो इट एक्वायर्स फर्स्ट एसेट, अभी इसने रिसेंटली JP इंफ्रास्ट्रक्ट जो है लैंडर से ख़रीदा है, ठीक है, ये स्ट्रेस्ड एसेट है। नाउ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है दैट आइसोलेट्स द रिस्की एसेट्स हेल्ड बाय द बैंक्स इन अ सेपरेट एंटाइटी। तो इसका जो बैंक से जो रिस्की एसेट्स हैं, जो भी NPA हो चुके हैं, रिस्की है, ठीक है, उसको वो ले लेता है, ठीक है। एंड येस 2021-22 के बजट में ये अनाउंस किया गया था NARCL, एंड ये इसका एक टारगेट रखा गया है कि ये अराउंड 2 लाख करोड़ तक टोटल एसेट्स एक्वायर करेगा, ठीक है। अब इसमें इशू क्या है कि NARCL जो है वो सिर्फ इशू नहीं है, सॉरी, NARCL जो है लार्ज वैल्यू NPA अकाउंट्स को ही देखेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जो बनाया है NARCL वो सिर्फ लार्ज वैल्यू NPA अकाउंट्स लाइक 500 करोड़ से भी ज़्यादा वर्थ है, ठीक है, लोन अमाउंट 500 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो वो उसी को देखेगा, ठीक है। और नाउ ये हमने पढ़ लिया कि 15% वो अपफ्रंट कैश पेमेंट में होगा, 85% सिक्योरिटी रिसिप्ट्स में होगा, एंड इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस, ये हमने देख लिया था। एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बैड बैंक? बैड बैंक का इन जनरल सिग्निफिकेंस क्या होता है? NARCL देखो जो कि एक बैड बैंक ही है, तो NPAs रिड्यूस हो जाएंगे बैंक के, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ेगी बैंक की, उसको जो है कम दिमाग लगाना पड़ेगा लोन वाले पे, वो कहीं और फोकस कर सकता है, लोन देना एंड ऑल बाकी चीज़ें जो भी उसकी होती है बैंक के रेगुलर वर्क। इम्प्रूव रिकवरी एंड प्रमोट कॉम्पिटिशन, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अदर ARCs एट MSMEs लेवल, ठीक है। MSME लेवल पे इतना बड़ा तो 500 करोड़ का तो होगा नहीं,
है ना। तो क्योंकि NARCL जो है सिर्फ 500 करोड़ से ज़्यादा वाले देख रहा है, तो बाकी ARC जो है MSME लेवल जो 1 करोड़ की अगर मान लो NPA है वो भी देख सकता है, 2 करोड़ या मोर देन लाइक लेस देन 500 करोड़। तो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अदर ARCs भी है, ठीक है। नाउ वी कम टू अनदर न्यूज़। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम बेल्ड आउट 14.6। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई, स्विस चैलेंज। यस, देखो, इम्प्रूव रिकवरी एंड प्रमोट कॉम्पिटिशन एज NARCL अलाउज द स्विस चैलेंज टू गेट द बेस्ट फॉर द बैंक्स फ्रॉम स्ट्रेस्ड एसेट्स। ये स्विस चैलेंज जो होता है ये एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट का मेथड होता है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि एक बिडर है, उसने कुछ बिड करा है, ठीक है, कि मैं इतने पैसे दूंगा, ठीक है। तो स्विस चैलेंज में क्या होता है कि और भी बिडर्स जो हैं वो अलाउ किए जाते हैं बिड करने के लिए। तो अगर मान लो किसी ने ज़्यादा बिड कर दिया, अच्छा खासा बिड कर दिया, तो इसके बाद ऑप्शन है कि या तो आप भी अपना इम्प्रूव करो बिड या फिर उस बिड को खो दो। तो मतलब इस तरीके से ये स्विस चैलेंज वर्क करता है। तो ये कह रहे हैं कि उससे रिकवरी ज़्यादा इम्प्रूव हो पाएगी, प्रमोट करेगा कंपटीशन, क्योंकि और भी ज़्यादा बिडर्स आ सकते हैं इसमें। तो ये होता है स्विस चैलेंज एंड ठीक है, तो ये हमारा सिग्निफिकेंस हो गया। नाउ वी कम टू द ECLGS। देखो, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है, ठीक है, इट बेल्ड आउट 14.6 लाख MSMEs, SBI की रिसर्च रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो ECLGS है, जो कि आपकी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, जो MSMEs को, ठीक है, जो है आपके जो वो लोन लेते हैं तो उसमें कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं, ठीक है। तो वो जो इंसेंटिव्स है उससे वो कह रहे हैं कि इट हेल्प्ड इन बूस्टिंग द क्रेडिट फ्लो टू MSME, ठीक है। तो मतलब SBI ने रिसर्च रिपोर्ट निकाली है कि इस GL स्कीम का मतलब कि बता रहे हैं कि इस स्कीम से काफ़ी फ़ायदा मिला है MSMEs को पैसा मिलने में, ठीक है। तो MSME के जो लोन अकाउंट है 2.2 लाख करोड़ वो इम्प्रूव हुआ है। इसमें इन्होंने क्या कहते हैं, क्योंकि इंसेंटिव्स दिए गए हैं, तो जो MSME का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है NPA टर्न होने में 12% तक बचत हुई है। मतलब कि जितने भी NPAs होते हैं तो 12, इसकी वजह से, इस स्कीम की वजह से 12% तो एटलीस्ट बच गए जो NPA नहीं कन्वर्ट हुए, ठीक है। MSME यूनिट्स बिकमिंग लार्जर विद सेवरल यूनिट्स एंड ये बता रहा है कि मतलब ये मेंस में आप लिख सकते हो कि अगर ये स्कीम से रिलेटेड गवर्नमेंट की बढ़ाई चढ़ाई करनी हो तो उसमें आप बता सकते हो, नॉट द गवर्नमेंट बट उसके इनिशिएटिव्स, कि MSME यूनिट्स जो हैं वो लार्ज हो गए हैं विद सेवरल यूनिट्स क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड ऑफ दिस करोड़ टर्निंग इनटू मिड साइज कॉर्पोरेट्स। तो हम बता सकते हैं इन जनरल कि हाँ ये MSME यूनिट्स बिकमिंग लार्जर टर्निंग इनटू मिड साइज्ड कॉर्पोरेट्स बाय न्यू डेफिनेशन ऑफ द MSME यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, न्यू डेफिनेशन ये तो पहले ही आ चुका था, न्यू डेफिनेशन की जो माइक्रो स्मॉल मीडियम MSME, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम। तो जो माइक्रो है हम इसको कब बोलेंगे, जब उसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का हो, टर्नओवर 5 करोड़ का हो, ठीक है। स्मॉल बोलेंगे जब 10 करोड़ हो, 50 करोड़ हो। मीडियम बोलेंगे 50 करोड़ टू। इसको याद कैसे करेंगे, 1, 10, 50, ठीक है, 1, 10, 50 और इस तरीके से आप 5, 50, 250 ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। मतलब 5 के मल्टीप्लिकेशन में है, बस एक ही याद कर लो, 1, 10, 50 और 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 करोड़, 5 से मल्टीप्लाई करो 50, 5 से मल्टीप्लाई करो 250 करोड़। तो आपका 5 टाइम्स जो है आपका टर्नओवर, आपके इन्वेस्टमेंट का 5 टाइम्स जो टर्नओवर है वो, ठीक है। पहले ये 25, 10 था, ठीक है, 5 करोड़, 2 करोड़ इस तरीके से पुराना। आप यू कैन स्किप इट, मतलब आपको बस आइडिया होना चाहिए कि कम ही था ये, अभी इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है, न्यू डेफिनेशन जो है। तो ये कह रहे हैं कि MSME यूनिट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं विद सेवरल यूनिट्स जो हैं, बल्कि 250 करोड़ का टर्नओवर भी क्रॉस कर रहे हैं। तो मीडियम से भी फिर 250 करोड़ के टर्नओवर को भी क्रॉस कर रहे हैं। तो MSME यूनिट्स जो हैं और भी बड़ी हो चुकी हैं, ठीक है। तो ECLGS जो है एक स्पेशल स्कीम है टू प्रोवाइड 100% गारंटी कवरेज टू द बैंक्स एंड NBFCs। तो ये क्या होती है, एक स्पेशल स्कीम है जो कि गारंटी कवरेज देती है बैंक्स को, NBFC को, कि आप लोन दो, अगर ये NPA रिटर्न होता है, कुछ होता है, तो हम बैठे हैं, हम आपको पैसा देंगे कुछ परसेंटेज, बट यहाँ पे 100% लिखा है। तो 100% गारंटी कवरेज देता है ये बैंक्स और NBFC को,
ताकि जो है आपको जो बैंक है वो आराम से MSMEs को, बिजनेस एंटरप्राइजेस को लोन दे सके। ठीक है, उन्हें ये डर ना हो कि अगर ये NPA टर्न हो गया तो ECLGS जो है वो आपकी गारंटी लेती है। ठीक है, एंड ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो आया था कोविड के टाइम पे, उसमें ये उसी का पार्ट है ये। ठीक है, एंड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन ऑफ अप टू 20% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग एज ऑन इतना, 100% गारंटी कवरेज विद मैक्सिमम टेन्योर्स में 4 साल रहता है, एंड 1 ईयर का मोरेटोरियम ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, इट इज़ मैनेज्ड बाय द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट लिमिटेड अंडर द ट्रस्टीशिप मैनेजमेंट। इस कंपनी के द्वारा ये मैनेज किया जाता है। एंड अदर रिसेंट स्टेप्स, जो MSME की जो डेफिनेशन है वो 2020 में टर्नओवर विद इंट्रोडक्शन ऑफ अ कॉम्पोजिट क्राइटेरिया, ये तो हमने देख लिया। उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म, ये SIDBI ने बनाया है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म जो कि जितने भी आपके माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उनको जो है आप टू ब्रिंग ऑल द इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस इनटू फॉर्मल एम्बिट, जितने भी इनफॉर्मल है उनको फॉर्मल बना सके उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म। इट वुड बेनिफिट अप टू 5 करोड़ इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस। ठीक है, नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो होस्ट करेगा 2nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन थीम यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। ये एक फॉलो ऑन है टू द समिट फॉर डेमोक्रेसी, एक इनिशिएटिव है फ्रॉम द US विथ 3 पिलर्स ऑफ फोकस। ठीक है, एंड क्या पिलर्स हैं वो हमें नहीं देखना है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये समिट फॉर डेमोक्रेसी जो है इसी का पार्ट है। तो एज पार्ट ऑफ समिट फॉर डेमोक्रेसी, इंडिया जो है ECI के थ्रू जो है इसको लीड करेगा, डेमोक्रेसी को हॉट ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि इंडिया इसको लीड कर रहा है अभी। एंड 3 ब्रॉड वर्टिकल्स जो हैं हाईलाइटेड बाय ECI ऑन टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट। ठीक है, इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ में टेक्नोलॉजी यूज़ करने से क्या होता है कि जो वोटर्स हैं ईज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन हो पाता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड कैंडिडेट्स को हम इजीली फैसिलिटेट कर सकते हैं, एंड इलेक्शन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक एंड सिक्योरिटी जो है वो भी आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इजीली टेक्नोलॉजी से। लेकिन टेक्नोलॉजी के अपने कुछ नुकसान भी होते हैं, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ लिखी है। नाउ टेक्नोलॉजी का जैसे साइबर थ्रेट हो गया, डीप फेक नरेटिव्स टू द इलेक्शन। डीप फेक क्या होता है? डीप फेक होता है कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग जो है उसी की टेक्नोलॉजी यूज़ करके, अगर मान लो कि कोई वीडियो है, ठीक है, उसमें अगर जो है उसका फेस वगैरह जो है चेंज कर दें और ऐसा दिखाएं कि मतलब कोई किसी और का फेस लगा दिया टाइप। ठीक है, एंड तो ये बोल रहे हैं कि डीप फेक नरेटिव्स टू इलेक्शंस। ठीक है, तो ये एक आपका थ्रेट है। नाउ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस जो ECI ने लिए हैं रिसेंटली, तो एक तो सी विजिल ऐप बनाई थी। ठीक है, सी विजिल एप्लीकेशन जो है इसमें क्या है कि जो आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो फॉलो किया जाता है इलेक्शन के टाइम पे, अगर वो कोई उसको वायलेट करता है, कोई भी कैंडिडेट, ठीक है, तो सिटीजन उस पर जो है रेस कर सकते हैं उसको सी विजिल ऐप में। सक्षम ऐप जो है वो आपके पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए इलेक्शंस इजी हो पाए। ठीक है, तो उनके लिए बनाया गया है। देन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं, ये तो हमें पता है, जब हम जाते हैं तो अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स है जिसमें आप प्रेस करते हो एंड वो बीप टर्न होती है। ठीक है, तो वोट रिकॉर्ड होता है इजी वे में, पेपर्स वगैरह की बहुत बचत होती है। नाउ वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT एंड और वेरीफाइड पेपर रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है ना कि जब आप बटन प्रेस करते हो, वोट देते हो, तो आप देखोगे कि साइड में एक मशीन चल रही होती है जिसमें एक पेपर जो है टर्न हो रहा होता है धीरे धीरे। तो उसमें आपने जो भी वोट दिया होता है आप उसमें वेरीफाई कर सकते हो कि जहाँ जो आपने प्रेस किया है वही नेम या जो भी है यहाँ पे अपीयर हो रहा है या नहीं। तो वो जस्ट एक सिंपल सी एक लाइन में एक पेपर सी वो मूव करती रहती है। तो ये जो है वो वोटर्स को फीडबैक दिया जाता है यूजिंग अ बैलेटलेस वोटिंग सिस्टम, कि उसको पता चल जाता है कि आपने किसको वोट दिया है, सही वोट हुआ भी या नहीं। कुछ गड़बड़ है तो आप रेस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने प्रेस कुछ और किया था और उसमें कुछ और नाम आया है तो देन यू कैन रेज इट। ओके, नाउ वी कम टू द 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS वागीर कमीशन इनटू इंडियन नेवी। ठीक है, देखो जो हमारा प्रोजेक्ट 75 है,
ठीक है, ये 2005 में साइन हुआ था। इसमें बात की गई थी 6 सबमरीन्स जो हैं स्कॉर्पियन डिज़ाइन, जो डीजल इलेक्ट्रिक डिज़ाइन की जो सबमरीन्स हैं वो बनाने के लिए, जिसमें से कलवरी, खंडेरी करन्स एंड वेला, दे हैव बीन डिलीवर्ड टू नेवी एंड कमीशन। वागशीर जो है इट विल बी कमीशन इन लेट 2023। तो ये बता रहे हैं कि जो 75I है ये जो है आपका P75 इसको सक्सीड करता है, एंड जो आपका 30 ईयर का सबमरीन बिल्डिंग प्लान है जो कि 2030 में एंड होगा, उसी का ये एक पार्ट है, ठीक है। तो इट एनविसेजेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स। इसमें क्या है कि बेटर सेंसर लगाए जाएंगे, बेटर वेपन होगा, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होगा, ठीक है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। एंड व्हाट इज एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम? सी, जो आपकी सबमरीन्स होती हैं, ठीक है, वो आपको पता होगा कि जो हमारा समुद्र होता है उसके नीचे ही रहती हैं, ठीक है, और कोई भी आपकी जो है कोई भी जो थ्रेट है फ्रॉम एनिमी कंट्रीज़ और डिफरेंट जो है उसको आप वो विजिल रखती हैं एक, ठीक है। तो सबमरीन्स जो है ना उसमें अगर जो डीजल बेस्ड होती हैं, इसमें 2 तरह की होती है ना, तो जो डीजल बेस्ड होती है, ठीक है, तो उनको क्या होता है कि डीजल बेस्ड जो है बहुत देर तक अंदर पानी में नहीं रह सकती, ठीक है, उसको प्रोपल्जन के लिए मतलब पानी की सतह के ऊपर वहाँ पे आना होता है थोड़ा सा, ताकि जो है उन मतलब जो है क्या कहते हैं, आई थिंक उसमें कुछ मे बी बैटरीज होती होंगी, क्योंकि वो डीजल से चल रही है ना, तो उसको थोड़ा सा एयर चाहिए ही होता है, ठीक है, अपनी इंजन को वर्क करने के लिए। तो कुछ लाइक डेज में डीजल वाली जो सबमरीन्स होती हैं उनको ऊपर आना पड़ता है, ठीक है, पानी की सतह पर। बट अगर वो पानी की सतह पे आएगी तो कोई भी एनिमी कोई भी दूसरी कंट्री जो है उसकी सबमरीन, कोई भी एनिमी कंट्री अगर या जो भी है तो उसको डिटेक्ट कर सकती है इजीली कि ये एक सबमरीन है यहाँ पे आई है। तो लेकिन सबमरीन को तो छुप के काम करना होता है, दिखनी नहीं होती, ठीक है। तो सबमरीन अगर ऊपर आएगी बार बार तो ये प्रॉब्लम रहेगी। तो ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम में क्या होगा कि अगर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन की उसे पानी की सतह पर आना ही नहीं होगा, ठीक है। तो अभी जैसे न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन्स जो होती हैं, न्यूक्लियर बेस्ड जो है, न्यूक्लियर बेस्ड में क्या होता है कि उसको पानी की सतह पे नहीं आना होता, एक्सेप्ट कि अगर उसका जो फूड सप्लाई है, जो भी जो आर्मी के उसमें पर्सनल्स हैं, सॉरी नेवी के, उनके लिए जो फूड सप्लाईज़ है अगर वो ख़त्म हो जाती है तभी आपको जो है पानी की सतह पे आना पड़ता है। तो न्यूक्लियर में ये फ़ायदा होता है, लेकिन डीजल वाले में क्या होता है कि पानी की सतह पे कुछ दिनों में आना ही पड़ता है, ठीक है। उसके जो इंजन है वो प्रॉपर तरीके से फिर नहीं तो वो चलेंगे नहीं, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट P5 है, P75I है सॉरी, तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या है, जो कन्वेंशनल सबमरीन्स जो हैं उन्हीं को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें बेटर सेंसर वेपन्स और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम बना रहे हैं ताकि उसे कम से कम पानी की सतह पे आना पड़े, सरफेस पे ना। इट प्रोवाइड बूस्ट टू इंडिजिनस डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी, ठीक है। एंड AIP जो है एयर प्रोपल्शन सिस्टम, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, ओके, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी जो कि कन्वेंशनल सबमरीन्स को अलाउ करती है टू रिमेन सबमर्ज्ड फॉर मच लॉन्गर ड्यूरेशन, फोर्टनाइट, ठीक है, देन ऑर्डिनरी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, ठीक है, क्योंकि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को तो पानी की सतह पे आना ही पड़ता है। फ्यूल बेस्ड सेल बेस्ड AIP हैज़ मेरिट्स इन परफॉर्मेंस कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो सेल बेस्ड AIP वो कुछ बैटरी सिस्टम होगा, उसमें जो है वो स्टोर हो जाती होगी एंड वो रन करती होगी, ठीक है, उसका इंजन। नाउ हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि हाँ INS वगीर जो है INS वगीर जो है अपना 2020 लॉन्च हुआ था। इट इज़ अमंग द 6 सबमरीन्स बिंग बिल्ट इन, इसी में प्रोजेक्ट 75 में बनाया गया, ठीक है। मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इन्होंने मुंबई में अंडर द कोलैबोरेशन फ्रांस के साथ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस के साथ मिलके है ये प्रोजेक्ट और इसी के अंडर बनाया गया है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेंट शार्क, इसे सेंट शार्क भी बोलते हैं, स्टिल्थ एंड फियरलेसनेस भी बोलते हैं वगीर को, एंड मतलब इट रिप्रेजेंट स्टिल्थ एंड फियरलेसनेस। इट कैन अंडरटेक मल्टीफेरियस टाइप्स ऑफ मिशंस, एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन, कोई सबमरीन है उसको
उसके अगेंस्ट सरफेस पे अगर करना हो, ठीक है, लॉन्च करनी होती हैं जो मिसाइल्स एंड ऑल, तो इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकता है, माइन लेइंग भी कर सकता है, एरिया को सर्वेलेंस एरिया सर्वेलेंस में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपका अच्छा, इसमें ये रह गया कि स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो हैं, जो स्कॉर्पियन क्लास है ना, क्योंकि वगैर, तो इसमें क्या है कि स्कॉर्पियन सबमरीन्स में इनके पास एडवांस्ड एकाउस्टिक एब्जॉर्प्शन टेक्निक होती है। एकाउस्टिक मीन्स साउंड क्रिएट जो होता है वो कम से कम रहेगा, ठीक है। तो एडवांस एकाउस्टिक एब्जॉर्प्शन टेक्निक्स रहेंगी तो साउंड क्रिएशन जो है कम से कम रहेगा, लो रेडिएटेड नॉइज लेवल, ठीक है, हाइड्रोडायनेमिकली ऑप्टिमाइज्ड शेप रहेगी, ठीक है, तो पानी में बहुत इजीली ये रहे। एंड देन दे कैन लॉन्च अटैक यूजिंग प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स इंक्लूडिंग टॉर्पिडोज एंड योर मिसाइल्स, ठीक है। नाउ ये तो हो गया, ये है 5th स्कॉर्पियन क्लास, ठीक है, आ गई है। अभी 6th वाली आएगी, वो क्या है, वागशीर, ठीक है जी। नाउ काउंटडाउन टू 2023। हाँ देखो, ये एक WHO की रिपोर्ट है ऑन द ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन 2020, तो ये आपकी रिलीज़ हुई है। ये है क्या, इस रिपोर्ट में देखो, ये एक एनुअल स्टेटस रिपोर्ट है, ठीक है, जो कि WHO पब्लिश करता है विद द रिजॉल्व टू सेव लाइफ्स, ठीक है। एंड ये मॉनिटर करता है आपका ग्लोबल प्रोग्रेस टुवर्ड्स द 2023 टारगेट फॉर ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैटी एसिड्स, ठीक है। देखो, जो ट्रांस फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, आपको ये पता है न्यूट्रलाइट होता है, एक न्यूट्रलाइट, ठीक है, जो कि आई थिंक आई शुड नॉट नेम पर्टिकुलर ब्रांड में भी। अच्छा, आपको ये तो पता होगा वनस्पति घी होता है, दैट इज़ वेरी हार्मफुल, ठीक है, ये उसी की बात हो रही है, ट्रांस फैटी एसिड्स। क्यों? इनमें क्या होता है ना कि आपका जो भी ऑयल होता है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल, उसको ट्रीटमेंट करते हैं, तो कुछ ट्रीटमेंट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, और भी कुछ केमिकल होते होंगे, तो हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि जो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। तो पहले तो वो ऑयली है, सिर्फ लिक्विड सा, ठीक है, और अगर उसको कुछ प्रोसेस करते हैं जिसमें हाइड्रोजन वगैरह ऐड करके उसको सॉलिडिफाई कर देंगे। तो जैसे आप देसी घी देखते हो, देसी घी तो नेचुरल है, ठीक है, दिस इज़ नॉट हार्मफुल, ठीक है, ये ट्रांस फैटी एसिड नहीं है। लेकिन वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं वो तो आपको पता है कि वो सॉलिडिफाई नहीं होते, है ना, नहीं होते सॉलिडिफाई। लेकिन अगर उसको किसी केमिकल प्रोसेस से आप सॉलिडिफाई कर रहे हो देन वो हार्मफुल ही है। तो जो जैसे वनस्पति घी है, यू नो, फेमस ब्रांड, ठीक है, सो ये हार्मफुल ही होते हैं। तो इसी से रिलेटेड, इसी को एलिमिनेट करने के लिए मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो वही जो पैकेज्ड फूड्स होते हैं, द बिस्किट्स एंड ऑल, सो उसमें वो बहुत ज़्यादा पैकेज फूड्स हो गए और इन सब में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है, तो ये हार्मफुल है। इसी को एलिमिनेट करने के लिए जो है WHO का एक है रिप्लेस प्रोग्राम। इसमें क्या है कि रिप्लेस का मतलब है रिव्यू द डाइटरी सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट, कि कहाँ से वो बन के आ रहा है। प्रमोट करना है रिप्लेसमेंट इस ट्रांस फैटी एसिड का हेल्दियर फैट एंड ऑयल से। लेजिस्लेट करना है, ठीक है, मतलब लॉ बनाना है, रेगुलेटरी एक्शंस लेने हैं ताकि हम इसको एलिमिनेट कर पाए। एसेस करना है कि एंड मॉनिटर करना है ट्रांस फैट का कंटेंट इन द फूड सप्लाई, जो भी लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो। क्रिएट करनी है अवेयरनेस की देखो ये तो नेगेटिव इफेक्ट है इसके अमंग द पॉलिसी मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, पब्लिक एंड ऑल। एनफोर्स करना है कंप्लायंस विद द पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। तो ये WHO का एक फ्रेमवर्क टाइप है फॉर ट्रांस फैटी एसिड्स, जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं एंड उससे आपके हार्ट डिजीज़ होते हैं, बिकॉज वो आपकी जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें जम जाता है, ठीक है। डेथ रिस्क काफ़ी ज़्यादा होते हैं। 9 of the 16 countries they do not have a best practice policy as per the report। तो इस रिपोर्ट में ये बोला है कि 5 बिलियन पीपल ग्लोबली जो हैं एक्सपोज्ड हैं टू द हार्मफुल ट्रांस फैट एसिड, ठीक है, ये मेंस का आप डेटा हो गया। नाउ ट्रांस फैटी एसिड्स जो होते हैं दीज आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो कि 2 तरह के होते हैं, नेचुरली अकरिंग, जिसमें आपकी कुछ तो डेयरी और मीट प्रोडक्ट्स हो गए,
सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं गलत ही पढ़ लिया। देखो, ट्रांस फैटी एसिड जो होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जो कि नेचुरली अकर करते हैं, जैसे नेचुरली होते हैं हमारे डेयरी और मीट प्रोडक्ट्स में, ठीक है। ये हार्मफुल इतने नहीं होते। लेकिन जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट्स होते हैं, जो कि हाइड्रोजन ऐड करते हैं टू मेक देम सॉलिड, या आपके पैकेज फूड, बेक्ड फूड, कुकिंग ऑयल, स्प्रेड्स जो होते हैं, हम स्प्रेड्स खाते हैं बहुत सारे, इन सब में होते हैं, तो ये हार्मफुल होते हैं। नाउ रिकमेंडेशंस क्या दिया है कि मॉनिटर करना, सर्वेलेंस मैकेनिज्म एंड ऑल, ये सब तो जनरल वो है। देन स्टेप्स टेकन टू रेगुलेट द TFA, रिप्लेस स्ट्रैटेजी जो हमने अभी देखी, ठीक है, बाय द WHO। फसाई लिमिट, जो हमारे इंडिया का फसाई है, फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने लिमिट किया था जनवरी 2022 से कि हमारा जो है टोटल ऑयल और फैट में 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब वो कितना ग्राउंड लेवल पे कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है वो अभी कुछ कह नहीं सकते, बट दिस इज़ द लिमिट, 2% मैक्सिमम। फसाई मेड मैंडेटरी फॉर द फूड मैन्युफैक्चरर्स कि वो डिक्लेयर करे TFA कंटेंट ऑन न्यूट्रिशन लेवल। तो न्यूट्रिशन लेवल पे TFA कंटेंट कितना है उसमें मैंडेट किया है, ठीक है। सो 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द ट्रांस फैट रिमूवल पॉलिसीज, फॉलो स्पेसिफिक क्राइटेरिया एस्टैब्लिश बाय WHO, वही 2 ग्राम जो होना चाहिए पर 100 ग्राम, तो मतलब 2% हो गया। एंड नेशनल बैन ऑन पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, तो कम्प्लीटली बैन होने चाहिए, ठीक है। ओके, सो ये भी हो गया। नाउ सम छोटी छोटी न्यूज़। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं, जैसे कि अपना UPI, आधार, तो ये क्या है, जो बेसिक मतलब बेसिक फंक्शंस जो हैं असेंशियल फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विस डिलीवरी, अगर उसको इनेबल कर पाएँ, ठीक है, तो वो हो गए हमारे DPI। तो DPI जो है आपकी हेल्थ सर्विसेज, एक्सेस टू प्रोटेक्शन हेल्थ सर्विसेज रिड्यूस कर सकता है, पॉवर्टी बूस्ट कर सकता है, एजुकेशनल एक्सेस फॉर चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। तो ये DPI, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या किया है, G20 टास्क फोर्स बनाई है इसी से रिलेटेड, एंड ये डिटेल्ड मैप बनाएगी कि इंडिया के कौन कौन से DPIs हैं अक्रॉस सेक्टर्स, ताकि वो हम अपना प्रेजेंट कर पाएँ विद इन द इंडिविजुअल G20 ट्रैक्स, ठीक है जी। नाउ गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, गोल्ड ETF का जो इनफ्लो है वो बोल रहे हैं कि वो 90% जो है वो हो जाएगा बाय इन 2022, हो गया है, ड्यू टू राइजिंग गोल्ड प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन। इन सब की वजह से गोल्ड के प्राइस बढ़ गए थे, इंटरेस्ट रेट बढ़े और इन्फ्लेशन आया, इसकी वजह से ये इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं इसका प्राइस गोल्ड ETF का, ठीक है। तो ETF क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक तरह का ये ETF है टू ट्रैक डोमेस्टिक फिजिकल गोल्ड प्राइस, ठीक है। इट इज़ अ बास्केट, इसमें क्या होता है कि द ट्रेड्स ऑन एन एक्सचेंज, कैसे बोले समझे, जैसे कि डायरेक्टली मतलब कि जो गोल्ड है, ठीक है, आप सिर्फ फिजिकल गोल्ड की बजाय आपने ये फंड ले लिया, ठीक है, सेम जैसे गोल्ड प्राइस है उसी पे ये वर्क करेगा और आप उसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ETF क्या होता है, बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज, जो कि एक्सचेंज सिस्टम पे जैसे स्टॉक ट्रेड होता है वैसे ही। तो गोल्ड ETF मतलब आपने फिजिकल गोल्ड लेने की बजाय ETF ले लिया उतनी, और आपको उसी के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे, ठीक है, आप उसको ट्रेड कर सकते हो। तो कोई भी आप कॉमोडिटी से रिलेटेड सेक्टर, कोई भी इंडेक्स, कोई भी एसेट से रिलेटेड ETF हो सकते हैं, ठीक है। दे आर पैसिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट दैट आर बेस्ड ऑन गोल्ड प्राइस, ठीक है। तो गोल्ड प्राइस के बेसिस पे ये होते हैं, एंड इट इन्वेस्ट इन गोल्ड बुलियन जो वो ईट सी होती है गोल्ड की ब्रिक, बैक्ड बाय द फिजिकल गोल्ड, ठीक है, बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड। ETFs आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन NSE एंड BSE, ठीक है जी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ये जो है ट्रेड होती है। एक्सरसाइज तरकाश या तरकश देखना पड़ेगा, तरकश है या तरकाश है, तरकश ही होगा ये, आई थिंक, जो भी है ये आपकी US और काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है। इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड फोर्स है वो, और US की स्पेशल ऑफिसर ऑपरेशंस फोर्सेस, ठीक है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये US और इंडिया की NST के बीच में है, टेररिज्म एक्सरसाइज है, ठीक है, ये याद रखना जरूरी है, पूछ सकते हैं।
नाउ क्राइटेरिया फॉर जेंडर गैप रिपोर्ट्स, WEF जो आपको पता होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये जेंडर गैप ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो इसमें इन्होंने डिसाइड किया है कि हम जो है वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है पंचायत लेवल पे उसको भी कंसिडर करेंगे। एंड यू ऑलरेडी नो कि पंचायत लेवल पे इंडिया में 33% तो मैंडेटरी है, इतनी तो सीट्स रिजर्व होती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो वुमेन जो इंडिया की रैंकिंग है वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि इंडिया में पंचायत लेवल पे काफ़ी जगह पे तो 50% भी है काफ़ी स्टेट्स में। तो ग्लोबल जेंडर गैप में अगर हम इंडिया की वुमेन को दिखाएंगे कि वो जो है पंचायत लेवल पे कितने ज़्यादा है, तो धीरे धीरे उसकी रैंकिंग जो है इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो प्रेजेंटली जो है ग्लोबल जेंडर गैप के 4 की डायमेंशंस है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ठीक है, तो इकोनॉमी पार्टिसिपेशन कितना है वुमेन का, एजुकेशनल अटेनमेंट, उसने एजुकेशन कितनी ली है, हेल्थ और सर्वाइवल उसका कैसा है, पॉलिटिक्स में वो कितनी है। तो अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हमने PRI वाला भी कंसिडर कर लिया तो इंडिया की रैंकिंग इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। नाउ येलो बैंड डिजीज़ क्या है, ये कोरल्स से रिलेटेड है, ठीक है, जो वाटर में कोरल होते हैं, ठीक है। तो कोरल्स जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, जो कि आपको पता होगा जो कोरल्स होते हैं उनका जो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, ठीक है, वो एक तो होती है कोरल ब्लीचिंग, ठीक है, जो कि आपके एक्सेस ऑफ CO2 जो है आपका एसिडिफिकेशन की वजह से होता है। देन नो नॉन क्योर फॉर द डिजीज़, एक मिनट ना, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर गई। देखो जो कोरल है जो येलो बैंड डिजीज़ है ये कोरल का बैक्टीरियल डिजीज़ है, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशन जो होता है कोरल का एल्गी के साथ, उसको ये वो ख़राब करती है, डिस्टर्ब करती है। तो जो कलर है कोरल का वो येलो हो जाएगा और ये नॉन रिवर्सिबल है, ठीक है। लेकिन कोरल ब्लीचिंग रिवर्स हो जाती है, अगर हमारी कंडीशन सही हो जाए तो रिवर्स हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होता, इसका कोई क्योर नहीं है। और अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च, ओवर फिशिंग, बड़ा टेम्परेचर बढ़ रहा है, पॉल्यूशन की वजह से ये कोरल्स और भी ज़्यादा इनमें ये बीमारी हो रही है, ठीक है। एंड इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डेथ हो रही है थाईलैंड की ईस्टर्न कोस्ट में, ठीक है, येलो बैंड डिजीज़ की वजह से। नाउ परमवीर चक्र, परमवीर चक्र जो है इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है, ठीक है, जो भी क्या कहते हैं, इट इज़ अवॉर्डेड फॉर डिस्प्लेइंग डिस्टिंग्विश्ड एक्ट्स ऑफ वेलर ड्यूरिंग वॉर टाइम, ठीक है। तो वॉर टाइम में आपने कितनी ज़्यादा बहादुरी दिखाई है उससे रिलेटेड ये है, हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है तो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। एंड मिसेस सावित्री खनोलकर ने ये डिज़ाइन किया था, ब्रॉन्ज में ये दिया जाता है। इसमें क्या होता है, एक देखो एक स्टेट एम्बलम है, ठीक है, बीच में एक स्टेट एम्बलम है और यहाँ पे 4 वज्र दिख रहे हैं, ठीक है। तो ब्रॉन्ज में है, ठीक है। रेस्ड सर्कल जो है, रेस्ड सर्कल पे आपका स्टेट एम्बलम है। इट इज़ सराउंडेड बाय 4 रेप्लिकाज ऑफ इंडियाज, इंद्रा जो है, इंद्र भगवान उनका वज्र, ठीक है, फ्लैंक्ड बाय द स्वॉर्ड ऑफ शिवाजी, ठीक है जी। एंड शिवाजी महाराज जो है मराठा, उनका जो स्वॉर्ड है वो भी उसमें दिख रहा है। मेजर सोमनाथ शर्मा जो है उनको सबसे पहले दिया गया था। एंड पराक्रम दिवस पे पराक्रम दिवस बनाया जाता है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, पराक्रम दिवस किसके लिए, तो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। एंड उसी पे ये 21 जो लार्जेस्ट अनमैन्ड आइलैंड है जहाँ कोई नहीं रहता, अंडमान निकोबार के, वो जो है परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ के 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ के नाम पे जो है किए जाएंगे आइलैंड्स, ठीक है। नाउ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, इट इज़ कन्फर्ड अपॉन द 11 चिल्ड्रन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देती है 5 से 18 साल के लिए। 6 कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरी याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उड़ीसा स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड लुंगली, ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए। हाँ ये क्या है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो आपदा है तो ऑब्वियसली ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है जी। एनुअल अवार्ड है। एंड लाइट पॉल्यूशन एंड स्काई ग्लो। स्काई ग्लो क्या होता है, देखो अब हमें पता है कि रात में, ठीक है, मोस्टली अगर आप सिटीज़ में देखोगे, सिटीज़ तो कभी भी बंद ही नहीं होती, इतना ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा लाइट रहती है आजकल कि
ये आपकी स्टडी में भी आया है कि ग्लोब एट नाइट एक इंटरनेशनल सिटीजन साइंस कैंपेन है जिन्होंने स्टडी की है। उन्होंने बताया है कि जो नाइट स्काई ब्राइटनेस है वो ब्राइटनेस जो है वो 7 से 10% बढ़ गई है आर्टिफिशियल लाइट की वजह से, ठीक है। 2011-12 की स्टडी है, ठीक है। विजिबिलिटी जो है स्टार की वो डिक्लाइन हो गई है, 10% पर ईयर डिक्लाइन होती जा रही है बिकॉज ऑफ लाइट पॉल्यूशन। ये जो लाइट पॉल्यूशन को फोटो पॉल्यूशन भी बोलते हैं, और ये एंथ्रोपोजेनिक मैन मेड लाइट की वजह से है, जो हमारी जो आर्टिफिशियल लाइट है, ठीक है, उसकी वजह से। तो उससे होता क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च में इंटरफ्रेंस होती है, इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब होता है, नॉक्टर्नल वाइल्ड लाइफ अफेक्ट होती है, स्पेशली बर्ड्स, ठीक है। एंड स्काई ग्लो जो होता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइट पॉल्यूशन जो कि नाइट स्काई की वजह से होता है। इसमें नेचुरल लाइट सोर्सेज को हम मून और विजिबल इंडिविजुअल स्टार्स को कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें स्टार्स की विजिबिलिटी भी कम हो रही है। नाउ ट्राइशिएटेड वाटर। ट्राइशिएटेड वाटर क्या होता है, देखो फुकुशिमा जो है जापान में है, डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें क्या हुआ था कि अभी जब सुनामी आई थी वहाँ पे ईस्ट कोस्ट पे, तो इन्होंने रिलीज़ किया रेडियो एक्टिव कंटामिनेटेड वाटर। अब देखो ये होता क्या है कि ये जनरल प्रोसेस बता रहे हैं कि जब भी कोई वेस्ट वाटर होता है रेडियो एक्टिव, तो उसमें से ये ट्रीट करके जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उसको निकाल लेते हैं, कोबाल्ट, स्ट्रोंशियम, सीशियम, इनको निकाल लेते हैं। लेकिन जो ट्रीटियम है जो कि एक रेडियो एक्टिव फॉर्म है हाइड्रोजन की, वो उसमें रह जाता है। तो जब वन ऑफ द हाइड्रोजन आइटम्स वाटर में H2O है, ठीक है, तो जब एक H जो है वो ट्रीटियम वाले से, आई थिंक यही फॉर्मूला होता है ऐसे कुछ, तो उससे अगर वो रिप्लेस हो जाता है एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो वो जो है वाटर है वो रेडियो एक्टिव बन जाता है, ठीक है। केमिकली आइडेंटिकल है नॉर्मल वाटर के, इसीलिए सेपरेट करना बड़ा ही मुश्किल रहता है, ठीक है। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स हो गया, थोड़ा सा लंबा खिंच गया, बट चलो ठीक है, थैंक यू।